वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस 91 में फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें। क्वेश्चन को पहले पढ़ें उसके बाद आंसर दें। अ क्लियर लिक्विड डाइट इंक्लूड ऑल दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। अ क्लियर लिक्विड डाइट इंक्लूड ऑल दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक स्पष्ट तरल आहार में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल है। एक को छोड़कर सभी शामिल है। आपको बताना है कौन सा इसमें शामिल नहीं है। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है और सभी पूछे गए क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, मिल्क पुडिंग। ठीक है, दूध की खीर या फिर दूध का हलवा, इसको छोड़कर बाकी सभी शामिल है। जिलेटिन हो गया, टी अथवा ये कॉफ़ी हो गई, एप्पल जूस विदाउट क्रीम, ठीक है, बिना क्रीम वाली जो एप्पल जूस ये भी शामिल है। ये तीनों शामिल हैं, बट यहाँ पे मिल्क पुडिंग जो आपके मिल्क जो दूध की खीर या फिर दूध का हलवा ये शामिल नहीं है। ऑप्शन ए नहीं शामिल है। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट आर एग्जाम्पल ऑफ फुल लिक्विड डाइट। दूध या डेयरी प्रोडक्ट पूर्ण तरल आहार के उदाहरण हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से, उसके बाद आंसर दें। जल्दबाजी नहीं करें, जब तक अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ ना लें तब तक आंसर ना दें। इन फॉलोइंग विच इज़ द कन्फर्म्ड डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन फॉर सर्वाइकल कैंसर। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। इन फॉलोइंग विच इज़ द कन्फर्म्ड डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन फॉर सर्वाइकल कैंसर। निम्नलिखित में सर्वाइकल कैंसर की पुष्टि निदान जांच कौन सी है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में सर्वाइकल कैंसर की पुष्टि निदान जांच कौन सी है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सिंपल क्वेश्चन है और सभी पूछे गए क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर दें। क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा, बायोप्सी। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, बायोप्सी। चलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। जेरा एक्सप्लेन। पैप टेस्ट, इट इज स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ द सर्वाइकल कैंसर। द कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज बायोप्सी ऑफ द सर्विक्स। हिंदी में इसे समझ लें कि जो पैप टेस्ट है या सर्वाइकल कैंसर का एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। पैप टेस्ट या सर्वाइकल कैंसर का एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। सर्वाइकल कैंसर का पुष्टि कारक निदान गर्भाशय ग्रीवा की बायोप्सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से, उसके बाद आंसर दें। डूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन रक्त आदान के दौरान इफ हेमोलिटिक रिएक्शन अकर्ड द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन विल बी। यदि हेमोलिटिक प्रतिक्रियाएं होती हैं तो नर्सिंग कार्रवाई क्या होगी। यदि हेमोलिटिक प्रतिक्रियाएं होती हैं तो पहली नर्सिंग कार्रवाई क्या होनी चाहिए या क्या होगी। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। सिंपल क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है। जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं इस वीडियो में या इस प्रैक्टिस सेट में, तो सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, टू स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। रक्त आदान को रोक देना चाहिए, टू स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ एनी टाइप ऑफ रिएक्शन, ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ एनी टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्ड देन in this condition stop the transfusion is the always priority, then second inform to HCP। तो इसे हिंदी में भी समझ लें। रक्त आदान के दौरान यदि किसी प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, रक्त आदान के दौरान यदि किसी प्रकार की प्रतिक्रिया होती है तो ऐसी स्थिति में रक्त चढ़ाना बंद कर देना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, रक्त चढ़ाना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, ऐसी स्थिति में रक्त चढ़ाना बंद कर देना चाहिए, हमेशा प्राथमिकता होती है। ठीक है, रक्त चढ़ाना बंद कर देना चाहिए, यही हमेशा प्राथमिकता होती है। फिर HCP को सूचित करें, मतलब हेल्थ केयर पर्सनल को सूचित करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पढ़ें क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर दें। क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। देखिए सिंपल क्वेश्चन है
पहले पढ़ लें अच्छे से, उसके बाद आंसर दें। एक्सेस यूरिन आउटपुट नोन एज, एक्सेस यूरिन आउटपुट नोन एज, अत्यधिक मूत्र उत्पादन को क्या कहा जाता है? ठीक है, बहुत ज़्यादा मूत्र उत्पादन हो रहा है तो इसे क्या कहा जाएगा? तो देखिए इसे पॉलीयूरिया कहा जाएगा। अत्यधिक मूत्र के उत्पादन को पॉलीयूरिया कहा जाएगा। ठीक है, एक्सेस यूरिन आउटपुट नोन एज पॉलीयूरिया। अब यहाँ पे हम इन तीनों को भी समझ लेते हैं, तो आइए हम एक्सप्लेन के द्वारा समझते हैं। देखिए हेमेचूरिया, ब्लड और आरबीसी इन द यूरिन। ठीक है, ब्लड में सॉरी यहाँ पे यूरिन में ब्लड की उपस्थिति, यूरिन में ब्लड की उपस्थिति हेमेचूरिया कहलाती है। और जो आपकी पायूरिया है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि पस इन द यूरिन, जो आपका मवाद है जिसे पस कहा जाता है, ठीक है, पस इन द यूरिन, यूरिन में पस की उपस्थिति पायूरिया कहलाती है। और प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन की उपस्थिति यूरिन में प्रेजेंट, कह रहा है प्रोटीन प्रेजेंट इन द यूरिन, यूरिन में प्रोटीन की उपस्थिति प्रोटीन यूरिया कहलाती है। तो चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ें क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ें, उसके बाद पढ़ें अच्छे से। वृषण के विषाक्त ट्यूमर को किस रूप में जाना जाता है? वृषण के विषाक्त ट्यूमर को किस रूप में जाना जाता है? व्हाट इज टॉक्सिक ट्यूमर द टेस्टिकल्स नोन एज? व्हाट इज टॉक्सिक ट्यूमर ऑफ द टेस्टिकल्स नोन एज? गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, वृषण के विषाक्त ट्यूमर को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए यहाँ पे सीमोना नाम से जाना जाता है, सीमोना। ठीक है, सेमिनोमा, सॉरी यहाँ पे सेमिनोमा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, सेमिनोमा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि वृषण के विषाक्त ट्यूमर को सेमिनोमा के नाम से जाना जाता है, फिर सेमिनोमा कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से, उसके बाद आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ लें। मलाशय की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखिए सिंपल क्वेश्चन है, मलाशय की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू एग्जामाइन द रेक्टम? देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आप आंसर दें अच्छे से। ठीक है, पहले पढ़ लें उसके बाद आंसर दें, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू एग्जामाइन द रेक्टल, यहाँ पे रेक्टम, सॉरी, ठीक है, रेक्टम, मलाशय की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे प्रोक्टोस्कोप, ऑप्शन सी आपका राइट होगा, प्रोक्टोस्कोप, मलाशय की जांच करने के लिए प्रोक्टोस्कोप का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं, जरा एक्सप्लेन आपकी स्क्रीन पर। मलाशय की जांच करने के लिए प्रोक्टोस्कोप नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देख लें इंग्लिश में भी इसे एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड प्रोक्टोस्कोप इज यूज्ड टू एग्जामाइन द रेक्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ें क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर दें। HELLP सिंड्रोम किसकी जटिलता है? HELLP सिंड्रोम किसकी जटिलता है? आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए यहाँ पे प्री एक्लेम्सिया, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। ठीक है, पूर्व प्रसव छेद, मतलब प्री एक्लेम्सिया की जटिलता है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि जो HELLP सिंड्रोम पूर्व प्रसव छेद, पूर्व प्रसव छेद मतलब प्रेक्लेम्सिया की जटिलता प्रदर्शित करता है। देखिए हिंदी कम समझ में आती है, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं सर हिंदी में पढ़ाया करो हिंदी में, तो हिंदी के कुछ ऐसे इलॉजिकल वर्ड हो जाते हैं कि समझ में नहीं आते, क्योंकि जब ये इंग्लिश का जब सटीक ट्रांसलेशन करता है तो बहुत ही इलॉजिकल वर्ड निकल कर आते हैं जो आप समझ नहीं पाते, ऊट पटांग शब्द होते हैं। इस वजह से इंग्लिश ज़्यादा बेहतर रहती है समझने के लिए, थोड़ा बहुत हिंदी का यूज कर देते हैं इस वजह से कि आपको प्रॉब्लम ना हो, समस्या ना हो। ठीक है, वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि आपको बाइलिंगुअल पढ़ाने की, लेकिन अगर फिर भी कहीं पे आपको समस्या आए समझने में तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कमेंट करके, या हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8009031680
0। आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं और या आप व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, आप व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, पूछ सकते हैं, कहीं भी कोई भी डाउट रह जाए। वैसे मेरी कोशिश रहती है कि आपके डाउट जितने भी डाउट हैं सारे क्लियर कर दें। तो देखिए जो आपका HELLLP है, इसका पूरा नाम यहाँ पे पहले देख लें। देखिए जो पूर्व प्रसवक्षेप है इसे प्रेक्लेम्सिया कहा जाता है। अब यहाँ पे HELLP का जो पूरा नाम है सिंड्रोम का, देखिए हीमोलिसिस, H से क्या होता है हीमोलिसिस, E से एवेल्युएटेड लिवर एंजाइम्स एंड लो प्लेटलेट्स, ठीक है, इसका जो पूरा नाम है वो यही है आपका। इस वजह से मैंने इसका पूरा नाम भी लिख दिया यहाँ पे फुल फॉर्म, ताकि आपको कहीं ढूंढना ना पड़े, प्रॉब्लम ना हो आपको, ठीक है। हेमोलिसिस, एवेल्युएटेड लिवर एंजाइम्स एंड लो प्लेटलेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से, उसके बाद आंसर दें। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लो बर्थ वेट मीन्स अ वेट ऑफ लेस देन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निम्न जन्म भार का अर्थ क्या होता है। सिंपल क्वेश्चन है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि जो लो बर्थ बेबी होते हैं, लो बर्थ वेट बेबी जो होते हैं, उनका वजन कितने से कम होने पर उन्हें लो बर्थ बेबी में काउंट किया जाता है, कितने से कम होने पर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा। यदि 2.5 kg से यदि कम है भार तो उन्हें लो बर्थ बेबी, लो बर्थ वेट बेबी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उन्हें लो बर्थ बेबी के नाम से काउंट किया जाता है। क्योंकि 2.5 kg, 2.5 किलो से, जो 2.5 किलो है आपका 2.5 किलोग्राम जो वजन है इससे कम नहीं होना चाहिए। बाकी जो वजन है, अगर हम वजन की बात करें WHO की, तो 2 किलो से 4 किलो के बीच, 4.5 किलो के बीच में होना चाहिए। बट अगर 2.5 किलो से कम है तो उसे लो बर्थ वेट बेबी में रखेंगे उसे। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जन्म के समय एक स्वस्थ बच्चे का जो वजन है वो 2.5 kg से 4.2 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 2.5 kg से 4.2 kg या फिर किलोग्राम, ठीक है, होना चाहिए। 1.5 किलोग्राम वजन के बच्चे को बहुत कम वजन, देखिए अगर 1.5 किलो वजन है तो क्या वजन है, कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत कम वजन है। और 1 किलोग्राम वजन के बच्चे को अत्यंत कम वजन की श्रेणी में रखा जाता है, मतलब 2.5 किलो से कम वजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 2.5 किलो से कम वजन है तो उसे लो बर्थ बेबी, लो बर्थ वेट के उसमें हम काउंट करेंगे। मतलब कहने का है कि अगर बच्चे का जो वजन है 2.5 किलो नहीं है तो उसे हम स्वस्थ नहीं मान सकते, ठीक है। अगर 2.5 किलो नहीं है तो बच्चे को जो है, जो WHO का जो गाइडलाइंस है WHO की, कि 2.5 किलो से यदि कम है तो उसे हम स्वस्थ नहीं मान सकते। तो चलिए हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ें क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है, Which of these is neurotransmitters and example of a? Which of these is a neurotransmitter and example of a? गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं इनमें से कौन एक न्यूरोट्रांसमीटर का उदाहरण है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, न्यूरोट्रांसमीटर का उदाहरण कौन सा इनमें से। तो फ्रेंड्स ये जितने भी ऑप्शन हैं आपके सभी न्यूरोट्रांसमीटर के उदाहरण हैं, ठीक है। जितने भी ऑप्शन आपके हैं, ऑप्शन ए भी ओनली डोपामाइन, ठीक है, और ओनली नॉरएपिनेफ्रिन और ओनली एसिटिल कोलाइन, ये सभी देखिए न्यूरोट्रांसमीटर के उदाहरण हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ दीज इज न्यूरोट्रांसमीटर एन एग्जाम्पल ऑफ आ, इनमें से कौन एक न्यूरोट्रांसमीटर के उदाहरण है। तो एक नहीं है, ये सभी न्यूरोट्रांसमीटर के उदाहरण हैं। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर शरीर की तंत्रिका तंत्र के सूचनावाहक हैं। जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो शरीर की तंत्रिका तंत्र का सूचनावाहक है। ये सूचनाओं के एक स्थान, जो सूचनाएं होती हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर तंत्रिका के माध्यम से पहुँचाते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, सूचना होती है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करते हैं डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन और एसिटिलकोलाइन,
तीनों न्यूरोट्रांसमीटर को प्रभावित करने वाली क्या है, दवाएं हैं, मेडिसिन है। तो चलिए हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सिंपल क्वेश्चन है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। सिम्टम्स ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इज, सिम्टम्स ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इज, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के लक्षणों में शामिल है, बताएं क्या शामिल है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के लक्षणों में शामिल है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे, सॉरी बी, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, पेन इन लेग्स। ठीक है, जो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के लक्षणों में शामिल है वो ऑप्शन बी होगा, पेन इन लेग्स, पैरों में दर्द। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का जो लक्षण है वो लक्षणों में उसके शामिल है, तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा आपका, पेन इन लेग्स, पैरों में दर्द। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि फ्लेबाइटिस जो है वो एक ऐसी स्थिति है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में नसों में रक्त का बहाव कम हो जाता है, जो नसें होती हैं उनमें रक्त का बहाव कम हो जाता है और रक्त के थक्के जमने लगते हैं। यह प्रायः पैर के निचले हिस्से में होता है। ये कहाँ होता है, पैर के निचले हिस्से में, जिसे आप तालू कहते हैं। ठीक है, पैर का जो नीचे का हिस्सा है, ठीक है, निचला हिस्सा है, ऐसा वहाँ पे होता है। ठीक है, पैर के निचले हिस्से में, तो इसकी वजह से पैरों में दर्द और जलन होना सामान्य लक्षण है। कभी कभी आपने देखा होगा या आपने गेस किया होगा कि कभी कभी पैरों में या पैरों के नीचे क्या होता है कि दर्द होने लगता है। तो ऐसा होता है कि ये क्या होता है कि ये जो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, इस स्थिति में नसों में क्या होता है कि जो रक्त का बहाव होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, वो धीमा हो जाता है, रक्त के थक्के जमने लगते हैं, ब्लड क्या होता है, क्लॉटिंग करने लगता है, जमने लगता है। ठीक है, ये प्रायः जो होता है पैर के निचले हिस्सों में होता है, इसलिए पैरों में दर्द और जलन सामान्य चीज़ें हैं, सामान्य कारण है।